धनबाद, जिसे कोल कैपिटल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है और अक्सर इसकी पहचान कोल से ही सबसे ज़्यादा है। लेकिन इसके अलावा भी कई और चीज़ें हैं धनबाद में जिसके लिए धनबाद काफ़ी फेमस है। यहाँ पे काफ़ी खूबसूरती है, काफ़ी अच्छे अच्छे डैम हैं। लेकिन आज की बात कर ले तो धनबाद में आज क्या कुछ खास होने वाला है, क्या आज कुछ बड़ा होने वाला है, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे चैनल हेड अरुण बर्णवाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, सबसे पहले आज मकर संक्रांति भी है, तो ऐसे में आज धनबाद में क्या कुछ बड़ा होने वाला है? देखिए अंकिता, आज चूँकि मकर संक्रांति का त्यौहार है, इसको माना जाता है जो आज से सभी जितने अब तक एक मास तक का जो समय था वो खरमास था, किसी तरह के भी शुभ कार्य नहीं हो सकते थे। आज से वो उस पर बंदिश ख़त्म हो गई। आज से बहुत सारे शुभ कार्य स्टार्ट हो गए। इसके लिए लोगों ने सुबह से ही, ठंड बहुत है अभी इधर कोलफील्ड में भी, पिछले 2 दशकों का कह सकते हैं आप, ठंड ने रिकॉर्ड ब्रेक किया है अपना इस धनबाद कोलफील्ड में। तो सुबह बहुत अधिक ठंड के बावजूद यहाँ दामोदर नदी है, कई ऐसे जलाशय हैं जहाँ लोगों की अच्छी खासी भीड़ थी। लोगों ने आस्था की कह सकते हैं डुबकी लगाई। और बगल में बंगाल का बॉर्डर है, वहाँ बराकर नदी है, वहाँ भी बहुत अधिक मेला लगता है, भीड़ जुटते हैं लोगों की। तो वो सब कार्यक्रम तो सुबह का कार्यक्रम। लेकिन जहाँ तक दिन की बात कर ले हम, तो देखिए धनबाद में चूँकि राम मंदिर का जो प्राण प्रतिष्ठा का जो कार्यक्रम होना है 22 जनवरी को, उसके लिए पूरा कह सकते हैं पूरे देश के साथ साथ धनबाद कोयलांचल भी धीरे धीरे पूरी तरह से राममय होता चला जा रहा है। अभी जो बीजेपी ने अपने जिस कार्यक्रम को लेकर आगे बढ़ा है, एक तरह कह सकते हैं ये 2024 के लिए एक उनका एक बहुत बड़ा ये मुद्दा बन के आएगा, जो पब्लिक को अपनी ओर खींचने का जो प्रयास है बीजेपी का, उसमें लगता है वो सफल हो रहे हैं। इस कड़ी में जितना मंदिर है सभी ये बीजेपी अपने प्लान में रखी हुई है, सभी मंदिरों को साफ करने का जिम्मा यहाँ के नेताओं ने ले रखा है। और जो लीडर हैं बड़े बीजेपी के, चाहे वो पूर्व मेयर हैं उससे चंद्रशेखर अग्रवाल, विधायक राज सिन्हा, सांसद पीएन सिंह, जितने भी बड़े लीडर हैं धनबाद के, ये मंदिरों की सफाई कर रहे हैं और उसके साथ कार्यकर्ता और आम लोग भी जुड़ रहे हैं। तो कह सकते हैं ये राममय होता जा रहा है ये पूरा कोयलांचल। अक्षत जो निमंत्रण एक चला है, पूजित अक्षत का जो वितरण किया जा रहा है घर घर, वो कार्यक्रम भी बीजेपी का चल रहा है। आज धनबाद में चूँकि बसपा प्रमुख मायावती का भी आज जन्मदिन है, तो उसको लेकर भी बसपा के कार्यकर्ताओं ने आज एक जन कल्याण दिवस के रूप में आज एक कार्यक्रम आयोजित किया है जिसमें चर्चा हुई है। सभी तरह कह सकते हैं ये जो 2024 जो लोकसभा चुनाव है, इसके लिए विभिन्न राजनीतिक दल अपने अपने तरीके से तैयारी कर रही है। कांग्रेस भी, चूँकि राहुल गांधी की न्याय यात्रा स्टार्ट हो गई है और झारखंड में प्रवेश वो धनबाद जिले से ही करना है उनको, धनबाद में भी उनका कार्यक्रम है, तो आज पोस्टर के थ्रू उस न्याय यात्रा का लोग प्रचार कर रहे हैं। और एक कह सकते हैं कांग्रेस लोगों तक पहुंचने का प्रयास कर रही है और अपना दम दिखाने का प्रयास कर रही है। अब कितना सफल होगी कांग्रेस ये तो भविष्य ही बता पाएगा। अरुण जी, जिस तरीके से अगर हम बात कर ले राजनीतिक परिदृश्य की, या तो परिदृश्य की अगर बात कर ले हम, तो भारत जोड़ो न्याय यात्रा तो एक कांग्रेस का स्टार्ट हो ही चुका है, मणिपुर से शुरुआत हुई है इसकी। लेकिन जिस तरीके से बीजेपी अपना स्वच्छता अभियान चला रही है, पूरे मंदिर परिसरों की सफाई चला रही है, तो क्या लग रहा है क्या 2024 में ऐसे ही बीजेपी लोगों को लुभाकर पार्टियों का सफाया करेगी और 2024 में परचम लहराएगी? देखिए चूँकि एक इतना बड़ा इशू बीजेपी ने छेड़ रखा है पूरे देश को, कह सकते हैं अगर आप माने इसको, तो कुछ एक राज्य ही है, कुछ एक राज्य क्या, जैसे बंगाल को माना जाता है जो इससे अछूता है, लेकिन बंगाल से भी बहुत भारी संख्या में, भारी मात्रा में राम भक्तों की टोली जा रही है। पैदल जा रहे हैं लोग, साइकिल से जा रहे हैं, वाहनों से जा रहे हैं। तो एक बहुत बड़ा एक इशू तो बीजेपी ने इसे अपना लिया है और इसको बना के रखा है और लोगों को अपने साथ जोड़ने का काम किया है। संभावना तो यही जताई जा रही है जो 2024 फिर से शायद नरेंद्र मोदी के ही नेतृत्व में बीजेपी की सरकार बनाएगी सेंट्रल में। लेकिन ये आने वाले दिन मतदाताओं पर डिपेंड करता है कि वो इसको कितना सफल बनाएंगे। चलिए, ये तो 2024 की अगर बात कर ले तो झारखंड की राजनीति भी कहीं से अलग नहीं है। झारखंड की राजनीति में भी काफ़ी उथल पुथल हमें देखने को मिलती है। और अभी की बात कर ले तो ईडी जो लगातार मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को समन पे समन भेजे जा रही है, लेकिन ईडी वहाँ पे पेश नहीं हो रहे। उन्होंने सीधे सीधे जवाब दे दिया है कि आप किस रूप में मुझे बुला रहे हैं, एक आरोपी के रूप में बुला रहे हैं, गवाह के तौर पे बुला रहे हैं, ये स्पष्ट करें। तो क्या लग रहा है, क्या ईडी कहीं ना कहीं 2024 में अफेक्ट डालने वाली है झारखंड की राजनीति में? देखिए विपक्षी तो, तमाम विपक्षी तो यही कह रहे हैं कि चूंकि बीजेपी ने ईडी को अपने हथियार के रूप में उपयोग कर लिया है और कर रही है।
जहाँ जहाँ बीजेपी की सरकार नहीं है वहाँ वहाँ ईडी बहुत अधिक सक्रिय दिख रहे हैं, चाहे वो झारखंड हो, बिहार हो, बंगाल हो या दूसरे ऐसे राज्य जहाँ बीजेपी नहीं है सत्ता में, वहाँ पे वो असरदार तरीके से काम कर रही है। झारखंड की जहाँ तक बात कर रही तो 8वां सम्मन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को हो चुका है, लेकिन चूंकि अब यहाँ कैबिनेट ने पास कर दिया है कि किसी भी सरकारी पदाधिकारी या कर्मचारी को कोई भी बाहरी एजेंसी सीधे पूछताछ के लिए नहीं बुला सकता है। अब जब तक सरकार से सहमति नहीं लेगी ईडी, तब तक कोई भी नहीं जाएगा। अब इसमें पेंच फंस जा रहा है इस बात को लेकर कि क्या ईडी उतना पावरफुल है कि 8 सम्मन के बाद भी किसी को ट्रैप कर सकता है, चाहे वो किसी संवैधानिक पद पे ही बैठा हुआ क्यों नहीं हो, या जो राज्य का जो कैबिनेट है वो अधिक प्रभावी है कि वो ईडी की बातों को नकार सकता है। अब इस उधेड़-बुन में या खींचतान में मामला लोगों के सामने तो आ रहा है, पब्लिक भी इसको समझ रहे हैं कि क्या हकीकत है और क्या वस्तु स्थिति है, लेकिन देखा जाए आने वाले दिनों में, चूँकि टीम ईडी की टीम जैसा कि सूचना मिल रही है बहुत बड़ी टीम रांची में कैंप कर रही है और आने वाले 1-2 दिनों में शायद उसका कुछ नज़ारा देखने को भी मिले, क्योंकि 30 लोगों को कल ही सम्मन किया है ईडी ने। तो ऐसी स्थिति में क्या कुछ ईडी किस प्लान वे में काम कर रही है ये अभी लोगों की समझ से परे है, लेकिन ऐसा माना जा रहा है जो आने वाले दिनों में झारखंड में बहुत बड़ा उथल-पुथल मचने वाला है। देखिए, अगर ईडी की पावर की आपने बात की तो अब ईडी के पावर पर भी सवाल उठ रहे हैं कि आखिर ईडी क्या पावरफुल है कि नहीं, क्योंकि 8 समन किसी को अगर जाता है तो कहीं ना कहीं एक बड़ी बात है, भले चाहे वो मुख्यमंत्री हो या फिर आम इंसान हो। तो अगर हम पश्चिम बंगाल की भी बात कर ले तो ईडी की टीम पर हमला हुआ था, तो कहीं ना क्या लग रहा है, क्या ईडी की पावर थोड़ी ना थोड़ी ऐसी धीमी पड़ती जा रही, क्योंकि एक टाइम था, अगर 2022 जून से अगर हम बात करें जब आईएएस पूजा सिंघल पर जब गाज गिरी थी, उस समय से अभी तक की अगर हम बात कर ले तो क्या लग रहा है कि ईडी की वो रफ्तार, वो जो एक्शन है, वो क्या धीमी पड़ती हुई नजर आएगी? देखिए, बंगाल में जहाँ तक की बात है, बंगाल में हमला होने के बावजूद ईडी के पदाधिकारियों ने फिर से एक बंगाल के मंत्री के घर पे धावा बोला था। चूँकि राज्य में जितना लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है उसको कमांड करना या उसको नियंत्रित करना राज्य सरकार का काम है और राज्य सरकार ही कटघरे में है, तो इसमें थोड़ा सा अपने आप को राज्य सरकार बैक कर ले रही है, जिसका खामियाजा ईडी के पदाधिकारियों और टीम को भुगतना पड़ रहा है। अब जैसा कि अभी 8वें सम्मन में ईडी ने स्पष्ट रूप से कहा है कि अब आप इन 16 से 20 के बीच में आप आएँ, अन्यथा मैं आऊँगा, और उस स्थिति में लॉ एंड ऑर्डर संभालने की जवाबदेही भी आप ही को है, इसलिए आप चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी को भी इसका बात के लिए ताकीद करके रखें कि किसी तरह की लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति उत्पन्न नहीं हो। तो वही जैसे मैंने पहले बताया, दोनों ओर से खींचतान की स्थिति बनी हुई है और कौन कितना भारी पड़ेगा ये आने वाले दिन में पता। चलिए, ये तो हमने बात की पॉलिटिकल राजनीति और ये सब के बारे में। धनबाद में आपको कहीं ना कहीं धनबाद की रिपोर्टिंग का डॉन भी कहा जाता है, तो क्या मतलब धनबाद में क्या ऐसा कुछ खास, अब क्या संदेश देना चाहेंगे, क्या लोगों के बीच में क्या कुछ हो रहा है, उन्हें किस तरीके से अपनी पार्टी को चुनना चाहिए, इसके बारे में क्या बोलेंगे? देखिए, डॉन धनबाद को बदनाम ना किया जाए। धनबाद एक एरिया है वासेपुर, जिसको माना जाता है कि वो बहुत बड़ा माफिया और बहुत बड़ा डॉन वाला इलाका है, लेकिन उसी वासेपुर में कई एक ऐसे ब्रिलियंट आए हैं जो अभी राज्य में ही आईएएस हैं, देश की सेवा में लगे हुए हैं, शिक्षाविद हैं। तो सिर्फ कुछ एक लोगों के कारण जिस तरह होती है, एक सड़ी हुई मछली पूरे तालाब को गंद कर देती है, वही स्थिति धनबाद के साथ हो रखा है। तो धनबाद पूरी तरह से बदनाम हो गया है, जितना है नहीं वो। ऐसे ऐसे नज़ारे मिलेंगे, ऐसे ऐसे लोग मिलेंगे आपको कि आप अगर आप मिलें, उनसे बात करें तो आपको लगेगा धनबाद कहाँ पे है, किस ऊंचाई पे है, लेकिन बदनामी के कारण धनबाद का ये गत है। और जहाँ तक बात है धनबाद के परिदृश्य का, तो आप देख रही हैं यहाँ पे जो स्थिति है, प्रदूषण से तो करा ही रहा है लोग, और जो सबसे बड़ा यहाँ पे जो अभिशाप है यहाँ पे भूदसान और भूत आग का, जिसके मुहाने पर अभी भी लोग बैठ के अपनी ज़िंदगी बसर कर रहे हैं, ये सारा एजेंसियों का, जो केंद्र सरकार की जो पॉलिसियां हैं, उसका खामियाजा मिल रहा है। और आए दिन, अगर अभी तो जैसे बरसात स्टार्ट होने वाला है तो आपको पता चलेगा, इधर भूदसान हो गया, वहाँ लोग घुस गए गोफ में, वहाँ वो उनकी मौत हो गई, यहाँ उतने लोग दब गए। वो स्थिति एक अलग है। और एक दूसरा जो चल रहा था, जो कोयले का कारोबार, अवैध कारोबार, उसके कारण जो अचानक से लोग गोफ बना के
जहाँ तहाँ गड्ढे करके जो निकाल रहे थे उसमें दबने दबाने का भी हाल है। तो धनबाद ये जो कभी माना जाता था धन से आबाद है, कोयले की राजधानी है, रत्न गर्भा धरती है, वही इसके लिए अभिशाप बनता जा रहा है। और आने वाले दिन में अगर केंद्र सरकार ने सही से बढ़िया से इसके उत्थान के लिए पॉलिसी नहीं बनाया तो ये शहर धीरे धीरे डेड सिटी के रूप में बन जाएगा। देखिए, अगर हम सरकार की बात कर ले तो सरकार होती ही है जनता की सेवा करने के लिए। तो जिस तरीके से आपने धनबाद की पूरी परिदृश्य को बताया है कि यहाँ पे गोफ होता है, माइनिंग के कारण लोग परेशान होते हैं, यहाँ तक कि सांस लेने में भी तकलीफ होती है। आग अगर जलता है, क्योंकि कोयले का कारोबार होता है, माइनिंग होती है, तो उस आग के धधकते हुए के बीच में लोग रहने को बेबस हैं। तो क्या कुछ ऐसी पहल करनी चाहिए जिससे कि लोगों को थोड़ी राहत मिले इससे? देखिए, पहल तो निश्चित रूप से ज़रूरी है। यहाँ जो कोयले का जो भूमिगत आग जो सालों से लगा हुआ है, सैकड़ों साल से वो आग जो ज़मीन के नीचे कोयले में जो आग पकड़ा है, धीरे धीरे शुरू से ही जो वही एक बदनामी वाली बात हो गई। अवैध माफिया तंत्र के हावी होने से जो बालू का सैंड फिलिंग जो सही से होना चाहिए था ताकि आग बुझ जाए, दब जाए, वो नहीं हुआ। पैसे प्रचुर मात्रा में लोगों ने ले लिए लेकिन सही से वो काम अंजाम तक नहीं पहुंचा, जिसके कारण आज ये दुर्दशा देखने को मिल रहा है। तो अभी भी ऐसे टेक्नोलॉजी हैं, ऐसा साइंस डेवलप हो चुका है कि उस आग को और ना बढ़ने दिया जाए, इसकी युक्ति लगाई जाए, इसके मैकेनिज्म का ऐसा लाया जाए ताकि उस आग को बुझा दिया जाए और वो आगे ना बढ़े। और वो आग बुझाने के बाद और तभी यहाँ का कल्याण हो सकता है। और ये जो अवैध रूप से जो कारोबार चल रहा है जिसके कारण ये इतना पॉल्यूशन हो रहा है, उस पर भी अंकुश लगाने की ज़रूरत है। और इसके लिए एक कठोर और सकारात्मक पहल लेने की ज़रूरत है, चाहे वो राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो या दोनों के आपसी तालमेल। जब तक ये आपस में ट्यूनिंग नहीं रखेंगे, तालमेल नहीं रखेंगे, तब तक इस पर कंट्रोल मुश्किल है। तो बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए सर। तो ये थे हमारे साथ हमारे चैनल हेड अरुण बर्णवाल, जिन्होंने आपको धनबाद की पूरी स्थिति समझाई, क्या कुछ परिदृश्य है, राजनीति के तौर पर बात कर ले या फिर आम लोगों के मुद्दे की बात कर ले। तो आज ऐसे में मकर संक्रांति है और हम उम्मीद करेंगे कि आपकी मकर संक्रांति काफ़ी अच्छी रहे, काफ़ी भगवान आपको सारी वो सुख समृद्धि दे, आपके घर हमेशा खुशी ही आए। तो लेकिन अब एक और बात है कि 2024 चुनाव काफ़ी अहम है, उस पर भी हमने चर्चा की। तो अब ये देखने वाली बात होगी कि कौन किस पर ज़्यादा भारी पड़ता है। कैमरामैन गणेश के साथ मैं अंकिता शर्मा, TV45 धनबाद।